नमस्कार बच्चों। तो हम लोगों ने टॉटोमरिज्म टॉटोमरिज्म में हम लोग दो क्लास हो गया है और उसमें हम लोगों ने पहले मैकेनिज्म देखा, कहाँ होता है टॉटोमरिज्म इसकी बात करी और फिर हम लोगों ने देखा कि इनॉल परसेंट जो है वो नॉर्मली बहुत कम होता है, 2% से कम होता है ना, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड्स का। तो ये बात हम लोगों ने पढ़ा कि भाई किन किन फैक्टर्स पर इनॉल परसेंट डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट बात है। और किन कंपाउंड्स का इनॉल परसेंट किस वजह से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली है। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, मजेदार बात है टॉटोमरिज्म में, है ना। लिखो ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ड्यूटेरियम एक्सचेंज ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन टॉटोमरिज्म, ठीक है। ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन टॉटोमरिज्म, जरा इसको समझा जाए, है ना। देखो इसमें क्या है, सिंपल सा बात है ना। जैसे मान लो एक ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन अपने को दे दिया और इसको रख दिया OD माइनस इन प्रेजेंस ऑफ D2 में, ठीक है। या है ना D प्लस इन प्रेजेंस ऑफ D2 भी रख सकता है। मतलब बात समझे क्या हो रहा है। एसिटल्डिहाइड ले लिया या इन जनरल कोई भी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन ले सकता है जिसमें टॉटोमरिज्म हो और उसको इसके आइसोटोपिक H के आइसोटोपिक सॉल्यूशन में रख दिया, या तो है ना बेसिक मीडियम में D2 में रख दिया या एसिडिक मीडियम में D2 में रख दिया, ठीक है। और अब ऐसा भी लिखा हो सकता है ना, इसको प्रोलॉन्ग छोड़ दिए इसमें, ठीक है। तो इसको प्रोलॉन्ग छोड़ दिए हैं, तो प्रोलॉन्ग छोड़ने के बाद इस एल्डिहाइड में क्या असर पड़ेगा, ठीक है भाई। तो नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो आपको इसका इनॉल फॉर्म तो बनेगा, वो तो ठीक है, आपको इसी फॉर्म में आंसर दिया रहता है और इनमें से कुछ H को रिप्लेस कर देता है किससे, D से, है ना। तो जैसे मान लो अगर इसका आंसर मुझे लिखना है तो मैं लिख दूंगा CD3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर लिख दूंगा D नहीं, यहां पर लिख दूंगा मैं क्या, H, है ना। तो इसका आंसर ये लिखा होगा एक ऑप्शन में, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, है ना, तो ये जो एसिटल्डिहाइड हम लोगों ने लिया था, इसको अगर हम लोग आइसोटोपिक सॉल्यूशन में रख दिए तो ये सॉल्यूशन, है ना, ये प्रोडक्ट अपना बन गया जिसमें ये तीन H जो है रिप्लेस हो गए किससे, D से, जबकि ये वाला H एज इट इज पहले जैसा H ही है, ठीक है ना। तो आपको ये पूछे बताओ कि ऐसा कर दिया गया तो बताओ सॉल्यूशन कैसा दिख रहा है, और चार पांच तरह के ऑप्शन होंगे, है ना, कि भाई ये वाला H, दो ही H हटाएगा, ये वाला H भी हटा देगा, D लगा देगा। तो बेसिकली यहाँ पर H ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो गया है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन टॉटोमरिज्म। क्लियर हुई इतनी बात। अच्छा देखा जाए, क्योंकि ये जो सवाल है, ये सवाल किसका है भाई, ये तो देख कर तो नहीं बता सकते हम लोग कि कैसे कैसे होगा, है ना। ये सवाल है मैकेनिज्म का, ठीक है। क्यों यही तीनों H रिप्लेस हुए ड्यूटेरियम से, क्यों ये वाला नहीं हुआ, है ना, या और कैसी कंडीशन होती तो कौन कौन सा H रिप्लेस करते। तो ये सवाल जो है दिस इज मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए आपको सबसे पहली बात है ना, इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, तब ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले, अगर नहीं ध्यान है मैकेनिज्म इसका, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार फटाफट इसका मैकेनिज्म, है ना, कॉपी पे रिवाइज कर लीजिए कैसे होता है क्या होता है, फिर हम लोग आगे इस पर बात करते हैं, ठीक है भाई। चलो कर लिया होगा रिवाइज, है ना। तो देखो इसका कैसे इसमें कन्वर्ट होता है ना, देखा जाए तो देखो यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले टॉटोमरिज्म होगा यहाँ पर, और टॉटोमरिज्म होगा कैसे, मान लो हम लोगों ने बेस लिया हुआ है तो OD माइनस इन प्रेजेंस ऑफ D2 है। तो सबसे पहले टॉटोमरिज्म में बेसिक मीडियम में क्या होता था, ये वाला H जो है, ये वाले H को OD माइनस खींच लेता है, ठीक है, खींच लिया।
और बन गया क्या CH2 पर माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा बन गया कुछ, ठीक है। और ये ऐसा रेजोनेंस कर जाएगा तो इसका इनोलेट आयन बन जाएगा क्या, CO-H। इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन बोलते हैं। अब एक रास्ता है कि जो इस पर नेगेटिव आया है वो नेगेटिव सॉल्वेंट से क्या ले लेता था, H एब्स्ट्रैक्ट कर लेता था, यहाँ पर किससे कर लेगा, D से कर लेगा। तो D से यहाँ पर है ना O माइनस पर D एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस मॉलिक्यूल का इनॉल ये बना, ठीक है। तो अब देखो जब ये एक बार हुआ तो ये रिएक्शन रुक नहीं गया, ये तो इक्विलिब्रिया होता है ना भाई, है ना, पढ़े हैं हम लोग टॉटोमेरिज्म में, ये इक्विलिब्रिया है। और इक्विलिब्रिया क्या है, डायनेमिक होता है, मतलब लगातार होता रहता है, ठीक है। तो भाई ये इनॉल बन भी गया है तो ये इनॉल से फिर से यहाँ से D प्लस निकलेगा, फिर यहाँ पहुंच जाओगे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पहुंच जाओगे और फिर यहाँ से यहाँ पहुंचोगे। लेकिन अब अगर आप ध्यान दो कि यहां से अब यहां नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब मान लो, अच्छा पहले तो एक बात कि क्या ये वाला स्टेप भी रिवर्सिबल होता है और ये वाला स्टेप भी रिवर्सिबल होता है, मालूम है सबको ना, है ना, बोथ दी स्टेप्स आर रिवर्सिबल लिखे थे। तो ये वाला स्टेप रिवर्सिबल है, तो ये रिवर्सिबल होने का मतलब कि यहां से यहां आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां आप नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे, जरा सोचिए, एक सेकंड सोचिए, क्यों नहीं आ पाएंगे। इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि अब यहां से जब यहां आना था, है ना, तो इस CH माइनस CH2 माइनस जो बना है, अब ये सॉल्वेंट से H एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसके पास जो सॉल्वेंट जो है इसके आसपास, नेगेटिव चार्ज के आसपास जो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट के पास H नहीं है। जरा देखो कौन है सॉल्वेंट इसके आसपास, D2, और D2 के पास मेरे हिसाब से D प्लस है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहां से D प्लस खींचेगा, ठीक उसी तरह से जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहां से D खींचा था इनॉल फॉर्म बनाने के लिए। अगर वापस आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहां से D प्लस खींच लेगा। तो जो स्पीशीज बनती दिखाई देगी वो बनेगी CH2D C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कुछ बनेगा, बोलो जरा, है ना, ये बन जाएगा। अब देखो कुछ लोग सोच रहे हो सर क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये H प्लस लेकर गया था तो यहां वापस आते समय फिर H प्लस क्यों नहीं आया। तो सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा। सॉल्वेंट कौन है, D2O है। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को H प्लस चाहिए, H प्लस चाहिए या D प्लस चाहिए, दोनों एक ही बात है ना, आइसोटोप्स है बस। तो जो भी सॉल्वेंट इसके आसपास है, इसको चारों तरफ से घेरे होंगे, वो इनमें से किसी एक से भी आराम से D प्लस खींच लेगा, कि वेट करेगा कि नहीं मेरा वाले पास तो H प्लस था, ढूंढ के लाओ उस वाटर मॉलिक्यूल को जहां जिसके पास H प्लस हो, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला, मैकेनिज्म है। तो ये किसी भी सॉलिड मॉलिक्यूल से H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसके आसपास के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसके पास H नहीं है, उसके पास D है, तो ये D एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। बात समझ में आ गई। तो अब यहां से यहां ना पहुंच के हम लोग यहां पहुंच गए, ठीक है। अच्छा कुछ लोग बोल ऐसा भी सोच सकते हैं, है ना, कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मिल ही जाए, जब इसके आसपास जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये जब H प्लस लेकर गया है, उस यही इसके पास प्रेजेंट हो तो H प्लस आ जाएगा, ठीक है भाई। मिलियंस ऑफ इसके मॉलिक्यूल है ना, बिलियंस ऑफ इनफैक्ट, और उसके आसपास अगर ये मॉलिक्यूल एक मिल गया तो वहां से H भी आ सकता है। अब इस बात की जो पॉसिबिलिटी है वो आप समझ ही लो कितना है, समझ के बात ना। तो इस वजह से यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबल चीज है वो है ना D आएगा। और अगर मान लीजिए वो जो बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटी वाली बात थी कि उसमें से एक पॉसिबिलिटी थी, अगर ऐसा हो भी गया तो हम वापस यहाँ आ गए तो भी रिएक्शन रुकने वाला नहीं है, तो भी रिएक्शन यहाँ से वापस यहाँ आएगा और फिर यहाँ आ जाएगा। क्लियर होगा। अब जब ये बन गया, क्या यहां पर रुक जाएगा रिएक्शन, नहीं, अभी भी टॉटोमेरिज्म होता रहेगा। हम लोगों ने प्रोलॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। बहरहाल सवाल में नहीं भी लिखा होगा तो भी आप यही आंसर बताओगे, ठीक है ना। तो ये बन चुका है।
अब ये बन चुका है, अब यहां से फिर से इसमें टॉटोमरिज्म होगा और OD माइनस और D2O, है ना। अब यहां पर दो रास्ते हैं, देखिए ध्यान से। एक रास्ता है H और D, ऐसा है। अब यहां पर भी दो रास्ते हैं। अब ये OD माइनस जो है वो H को भी खींच सकता है और D को भी खींच सकता है। अगर ये D प्लस को खींचा, ये OD माइनस, तो फिर से इस पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर हम लोग वापस यहाँ पहुंच जाएंगे। और यहां पहुंचने के बाद भी रिएक्शन रुकेगा नहीं, इनॉल जाएगा, इनॉल से वापस आएगा, वापस यहां से फिर यहां आ जाएगा, फिर D ही आएगा। आपको अगर नहीं बात आपको ये कैसे समझना चाहिए, ये जो बात मैं कर रहा हूं, मैं मैकेनिज्म लिख लिख के बात कर रहा हूं, और पॉसिबिलिटीज का जो है ना, क्या क्या हो सकता है, क्या हम सोच सकते हैं, मैं उस तरह से बात कर रहा हूँ, है ना। एकदम ओपन बुक है आपके सामने, है ना। आप देखो कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज को अगर बेटर तरीके से आपको एकदम आत्मसात करना है, मतलब आपको एकदम बेटर तरीके से इसको सीखना है, इसको समझना है, तो आप भी एक रफ कॉपी उठा लें और उस पे साथ साथ में ये करते रहें, है ना, बिलीव करते रहें, हाँ ऐसा हो रहा है, आपको भी दिखना चाहिए, है ना। मेरे करने से आपको कॉन्फिडेंस कम आएगा, आपके खुद के करने से आपको कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा आएगा। समझ में आई बात? तो मैंने क्या किया कि यहां से ऐसा वापस ऐसा हो जाएगा। अब दूसरा रास्ता क्या है कि OD माइनस इस H प्लस को खींच ले। तो जब ये इस H प्लस को खींचेगा, फिर इस पर नेगेटिव आएगा, फिर इसका इनॉल बनेगा ना इनॉल, फिर नेगेटिव यहाँ जाके यहाँ से D आएगा, फिर जब वापस आएगा फिर इस पर नेगेटिव आएगा, और फिर यहाँ पर, है ना, मतलब जब H प्लस खींच लिया यहाँ से, तो CHD नेगेटिव ऐसा बना और C डबल बॉन्ड OH ऐसा बना। बोलो, ऐसा बनेगा ना। और ऐसा बनने के बाद अब जब यहां से फिर वापस H प्लस यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो फिर से H नहीं, कौन होगा, D होगा। तो एक स्टेप के बाद यहां से भी हम लोग को क्या मिल जाएगा, CHD2 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा मिल जाएगा। और सेम स्टेप एक बार और दोहरा लिया जाए कि इस बार फिर यहां से H निकले और फिर नेगेटिव चार्ज आए, तो यहां से हम लोग अब पहुंच जाएंगे यहाँ। बात समझ में आ गई ना। तो यहां से फिर से सेम स्टेप दोहराया जा सकता है। यहां से भी दो रास्ते होंगे, या तो D खींचा जाए या H खींचा जाए। D खींचा जाए तो वापस यहाँ पहुंचोगे, लेकिन फिर रुकेगा नहीं, फिर यहां से यहां आ ही जाओगे, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी। इतनी कहानी समझ में आई? अच्छा, अब देखो, कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर ये OD माइनस तो उस H या D को खींचेगा जो ज्यादा एसिडिक होगा, है ना, या जिसका बॉन्ड वीकर होगा उसको पहले खींच लेगा, तो वही बाहर जाना चाहिए, है ना। ऑफ कोर्स आप सही सोच रहे हैं कि इन दोनों का बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होता, CH बॉन्ड वीक होता है, CD बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो H प्लस की खींचने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है D प्लस के खींचने की पॉसिबिलिटी से। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियली H प्लस ही खींचा जाएगा, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो गलत नहीं सोच रहे हो। बहरहाल OD माइनस सफिशिएंटली बेसिक है कि वो इस H प्लस को भी खींच सकता है और इस D प्लस को भी खींच सकता है, वो खींच दोनों को सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई H प्लस को खींचना चाहिए क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी कम होता है D का, तो आप गलत एज सच नहीं सोच रहे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के बॉन्ड एनर्जी में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? इन दोनों के बॉन्ड एनर्जी में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि ये OD माइनस जो है वो इसको खींच पाए और इसको न खींच पाए, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये मॉलिक्यूल ले लूं CD3 C डबल बॉन्ड OH, अगर मैं ये मॉलिक्यूल ले लूं और OD माइनस इन प्रेजेंस ऑफ D2O डाल दूं, तो आप कह रहे हो कि टॉटोमरिज्म नहीं होगा सर, यहाँ पे यही ना कह रहे हो भाई, यहाँ पे तो D ही है, तो ये तो नहीं खींच पाएगा क्योंकि यहाँ पर H को खींच रहा है। समझ के बात ना। तो ठीक है, बात सही है आपकी, है ना, कि ये बॉन्ड एनर्जी इसका कम है, CD बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, प्रेफरेंशियली इसको खींचना चाहिए, इसको खींच के यहाँ पहुंच जाएंगे। सही बात है, सही सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये दोनों को खींचेगा, है ना, दोनों को खींच सकता है। हाँ, थोड़ा ज्यादा तेजी से इसको, थोड़ा धीमे इसको, है ना, दोनों को खींच के बनेगा प्रोडक्ट वही। ठीक है, तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये H को इसीलिए खींचेगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी उसका कम है, नहीं, ऐसा नहीं।
वो दोनों को खींचेगा, इसको खींचेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, वापस यहाँ पहुंचोगे, यहाँ से वापस यहाँ आ जाओगे, समझ रहे ना बात। तो ये इक्विलिब्रियम चलता रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ है ना कि एक चीज अगर हम लोग देखें कि CH से ज्यादा CD का बॉन्ड एनर्जी होता है, ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी होता है, बट इस कॉन्सेप्ट में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। क्लियर हुआ ना बात। चलो, दोनों ही खींच सकता है और दोनों में से है ना जब खींचेगा फाइनली इक्विलिब्रियम है ना यहां पहुंच ही जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये भी शायद समझ में आ रहा होगा कि ये वाला H क्यों H रह गया, ये क्यों नहीं D हुआ। जब एक्सचेंज हो रहा था तो भाई है ना 3 को एक्सचेंज किए तो इसको भी एक्सचेंज कर देना चाहिए था, है ना। ये क्यों नहीं एक्सचेंज हुआ, क्योंकि ये वाला H प्लस निकलता ही नहीं है इसके मैकेनिज्म में। जब निकलेगा नहीं, इस कार्बन पे नेगेटिव नहीं आएगा तो वो फिर D नहीं एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, इस वजह से यहाँ वाला H H ही रहने वाला है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। तो अब लॉजिक कुल मिलाकर इसमें अगर हम लोग समझे तो H कहां पर रिप्लेस हो जाएगा, जो जो H इनोलाइजेबल होंगे या नेगेटिव जिस जिस कार्बन पर आएगा वहां वहां से H जो है वो रिप्लेस होकर ड्यूटेरियम आ जाएगा वहां पर। बात समझे, कॉन्सेप्ट समझे। चलिए थोड़ा सवाल में और बात समझ में आएगी, है ना। इतना सब लोग लिख लीजिए बढ़िया से समझते हुए, फिर उसके बाद सवाल समझते हैं। चलो भाई, अब देखा जाए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड 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 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन exchanged नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक्सचेंज्ड इन दी फॉलोइंग। ठीक है, तो एक एक सवाल है। क्या करते हैं हम लोग, एक साथ ना देकर मैं क्या कर रहा हूं, एक सवाल दे रहा हूं, आप उसका आंसर तैयार कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं, सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये ज्यादा आई थिंक बेटर तरीका है। ठीक है भाई, तो आपको ऐसा कुछ है, मान लो ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। अब आपको बता रहे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक्सचेंज्ड बाय ड्यूटेरियम इन द फॉलोइंग। तो वैसे ये सवाल है, ठीक है। चलो इसका आंसर कर लो फटाफट, कॉपी में रफ कॉपी निकालिए और इसका आंसर करिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आपने ये कर दिया होगा, ठीक है ना। तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सचेंज हुए, 6 हाइड्रोजन एक्सचेंज हुए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इधर से भी टॉटोमराइज करेगा और इधर से भी टॉटोमराइज करेगा, है ना। तो इधर से जब टॉटोमराइज करेगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा, तो बारी बारी से यहाँ पर सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ पर भी बारी बारी से सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ बात, है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इन जनरल आपको कीटो फॉर्म ही रिपोर्ट करना होता है ना। ऑल्दो आप इसका इनॉल फॉर्म भी रिपोर्ट कर सकते हो, ऑप्शन में इसका इनॉल फॉर्म भी दिया रह सकता है, मतलब ऐसा भी दिया रह सकता है कि ऑप्शन में अगर ऐसा दिया हो तो क्या उसको गलत बोल दोगे, ये ना देकर ये दिया हो तो ये सही है या गलत है, ये भी सही है। या तो इस फॉर्म में रिपोर्ट करोगे या इस फॉर्म में रिपोर्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली कीटो फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करता है, इसलिए ज्यादातर सवालों में और जब भी हम रिपोर्ट करते हैं तो इस तरह से रिपोर्ट करते हैं, है ना। ये बात क्लियर हुई सबको। चलिए दूसरा सवाल किया जाए। चलो ये बताओ, इसको अगर हम लोग डाल दिए, ठीक है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे इसकी बात हम लोग करें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 3 6 2 8, तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाने चाहिए, 8। कर लिया होगा, गलत किया है, देखिए, है ना।
कई लोग ने बस सीधा हाइड्रोजन नहीं जोड़ा जा रहा है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन, केवल इसी को करोगे ना, समझ रहे हैं बात। क्योंकि जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होंगे, जहां से H+ निकाला जा सकता है, टॉटमराइज होगा, केवल वही होगा। तो ये 3 और ये 2, तो यहाँ पर केवल 5 है ना ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो गया। आई कहानी समझ में ना। चलिए नेक्स्ट करिए। चलो ये बताओ, ठीक है, और इसको रख दिया गया है OD- इन प्रेजेंस ऑफ D2O में। ठीक है, इधर मैं मिटा रहा हूं, आप उसको करिए और फटाफट आंसर बताइए। आ गया, हो गया, निकाल दिए होगे फटाफट, है ना। देखो भाई, यहाँ पर ये 3 इनोलाइजेबल है और ये 3 इनोलाइजेबल है, तो आपने तुरंत आंसर कर दिया होगा 6। लेकिन यहाँ पर आंसर 6 नहीं है, यहाँ पर आंसर है 7, है ना। कुछ लोगों ने सही, कुछ क्या, मैं सोचता हूँ काफी लोगों ने सही किया होगा, अगर आपने मैकेनिज्म देखा होगा तो। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये मैकेनिज्म का है ना। तो जरा अब यहाँ समझा जाए, और यही फंसाता है। अगर जिनका गलत हुआ है तो वो बहुत सही हुआ है ना। यहाँ गलती जरूरी है, समझ के बाद कभी कभी गलत करना बहुत सही काम होता है, नहीं। अब देखो ये, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये 3 और 3 6 तो दिखाई दे रहे हैं। अब सातवां कौन है, या तो ये होगा या ये होगा, यही दोनों हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहा हूँ, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि भाई ये रिप्लेस हो चुका है, ये रिप्लेस हो चुका है, मतलब इन दोनों को ना सोचते हुए, इन दोनों में तो होगा ही होगा, अब मैं इन दोनों के बारे में ही सोचना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक स्टेज के बाद, है ना, आफ्टर सम टाइम ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखाई देने लगेगा, ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखाई देने लगेगा। मैंने ये नहीं कहा कि पहले ये होगा, कि पहले ये होगा, कि पहले इनमें से कोई होगा। पहले और बाद से अपने को कोई लेना देना नहीं है, और वो एक अलग सवाल है। अगर वो पूछा जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं, है ना, कि बेसिक मीडियम में तो जो ज्यादा H एसिडिक होगा वो जल्दी टॉटमराइज करेगा, उसका रेट ज्यादा होगा। ठीक है, वो एक अलग सवाल है, हमको वो नहीं जाना। हमारा अप्रोच क्या, हम लोग समझना क्या है कि इन दोनों के अलावा, कार्बन के अलावा, इन दोनों में से कौन सा ऐसा हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, चलो देखा जाए। इतना बना लिया सबने। अब अगर इतना बना लिया तो यहां पर अभी भी टॉटमराइजेशन होगा, है ना। इधर से भी हो सकता है, लेकिन इधर से इन दोनों हाइड्रोजन को फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको पड़े रहने दो, है ना। वो पड़े पड़े ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस D+ को बाहर कर रहा हूं, और इस D+ को बाहर करने के बाद CD2 माइनस यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, CD3 ऐसा कुछ बन जाएगा, बोलो जरा, है ना। अब एक तो वापस यहीं पर डी आ जाएगा, ठीक है, तो वापस यहाँ पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका रेजोनेंस भी होगा क्या, ऐसा होगा ना रेजोनेंस। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं क्या हम लोग, जरा सोच के बताओ। बिल्कुल बना सकते हैं। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से ऐसा बनेगा, और फिर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां से रेजोनेंस होकर ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहां रुक रहा है नेगेटिव चार्ज, दिखा सबको। तो यहां जब रुकेगा तो क्या इस कार्बन पे नेगेटिव नहीं है, क्या ये कार्बन सॉल्वेंट से D+ नहीं एब्स्ट्रैक्ट कर सकता। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है भाई, जैसे ये नेगेटिव है वैसे ये नेगेटिव है, दोनों के साथ भेदभाव थोड़ी करना है। तो ये नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन जो D+ है वो यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और बन जाएगा CD2 डबल बॉन्ड CH, यहां जाएगा CHD, C डबल बॉन्ड O, CD3। बोलिए, तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या रिएक्शन ये रुक जाएगा, नहीं, अभी भी होगा, होता रहेगा, लगातार होता रहेगा। तो लगातार होने का मतलब, अब इसमें कौन सा H इनोलाइजेबल है, या तो यहां वाला है या यहां वाला है। यहां वाला होगा तो कोई फर्क नहीं, फिर से D आ जाएगा। लेकिन अगर यहां वाला हुआ तो फिर से अपने पास दो रास्ते हैं, या तो H या D।
कहानी आई समझ में? कौन निकलेगा? दोनों निकलेंगे। डी निकला, कोई बात नहीं, घूम फिर के वापस यहां आएंगे। एच निकला, एच निकला तो क्या होगा? अब यहां पर आपका कॉपी और कलम और रफ कॉपी है ना एक्टिव हो जाना चाहिए। देखो यहां से बनाइए H प्लस, बाहर किए, क्या बना? देखो CD2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CD पर माइनस CD माइनस C डबल बॉन्ड O CD3, ये भी एक इंटरमीडिएट बना। अब यहां से दो रास्ते हैं, या तो ये रेजोनेंस करके इधर निगेटिव भेज दे, इधर निगेटिव भेज देगा तो यहां से हम लोग इनॉल बना लेंगे, बढ़िया बात। फिर वापस यहां आएंगे, दिख रहा है ना सबको? यहां से रेजोनेंस करके इधर आ सकता है, ऐसा भी रेजोनेंस कर सकता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो सॉल्वेंट से फिर से यहां पर डी आएगा। बोलो, मतलब अगर ये यहां से रेजोनेंस करके इधर आ गया तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग एक ऐसा बना सकते हैं, CD2 माइनस CH डबल बॉन्ड CD C डबल बॉन्ड O CD3। बोलो तो जरा। और यहाँ पर कौन अब एब्स्ट्रैक्ट होगा सॉल्वेंट से, तो डी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये CD3 हो जाएगा, ये भी CD3 हो जाएगा और ये CD हो जाएगा। मतलब आप अगर ध्यान से देखिए तो यही वाला H जो है वो रिप्लेस हो गया है, दिखाई दे रहा है बात? अब आप डायरेक्टली यहां से ऐसे आकर यहाँ पे डी एब्स्ट्रैक्ट करा दो, या आप क्या करो, है ना, अगर लंबे रास्ते चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से इधर रेजोनेंस कराए, यहाँ नेगेटिव लाए, इनॉल बनाए, इनॉल से वापस आए, यहाँ से फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, और फिर यहाँ से डी एब्स्ट्रैक्ट कराए। बात घूम फिर के ये समझ में आ गई कि यहाँ वाला ही H जो है वो D से रिप्लेस होने वाला है, यहाँ वाला नहीं होगा। ठीक है, कॉपी अगर पेन चलाए होंगे तो ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। और ऐसे भी कई लोग होंगे, सर आप बोलिए, हम ऐसे ही समझ में आ रहा है। ठीक है, बात सही है, लेकिन आपको लिख कर देखना है। क्लियर हुआ बात? तो ये चीज मतलब यहां पर H की जगह पर यहां पर D आ गया, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है ना? तो इसमें आंसर विल बी 7, 3 3 6 और एक ये वाला 7। क्लियर हुआ बात? अब बोले सर इतना मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा क्या हमको जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, है ना? जब ऐसा क्वेश्चन आ गया, कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है ना, तो यहाँ पर तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। देखो टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल है। क्या, एक स्टेटमेंट समझिए, जब भी टॉटोमराइजेशन होगा तो जो इनोलाइजेबल एच है, या ऐसे इस बात को घुमा के कहा जाए कि जिन जिन कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा वहां वहां का एच डी रिप्लेस कर देगा। देखो जरा ध्यान से, इस पर नेगेटिव चार्ज आता, इस पर आओ सवाल पर, ये है, यहां से H प्लस निकालोगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ D आ जाएगा, यहाँ H निकालोगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ D आ जाएगा, और जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो घूम के यहाँ भी नेगेटिव आएगा तो यहाँ का भी H रिप्लेस करा दोगे। मतलब कुल मिला के नेगेटिव जिन जिन पोजीशंस पर, जिन जिन कार्बन पर आएगा वहां वहां के हाइड्रोजन हटाकर आप ड्यूटेरियम लगाते चलेंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। बट मैकेनिज्म से हम लोग इस बात को बिलीव कर रहे हैं कि हाँ एक्चुअली ऐसा हो रहा है, दिख रहा है, और दिखना चाहिए, तभी मैकेनिज्म में आपको आगे भी, है ना, मजा आएगा। नहीं नहीं तो अगर मैकेनिज्म रटने का या बस ऐसा कि कॉन्सेप्ट समझ ले, है ना, कि बस ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, तो वो होता है इतनी बार होगा, है ना, कि आधा जब तक हम लोग चैप्टर पढ़ पहुंचेंगे तब तक वो, है ना, नहीं होगा। समझ गए बात? वो रह ही नहीं जाएगा। इसलिए मैकेनिज्म ध्यान रखना है, और उसके जो बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको इस तरह से समझना है ना, खुद से समझना है, खुद से बिलीव करना है, हाँ ऐसा हो रहा है, और फिर इस तरह का फिर कॉन्सेप्ट की बात अगर ध्यान रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम में हम लोग, अभी इसमें टाइम लगा, नहीं एग्जाम में हम लोग इसको पलक झपकते कर देंगे। चलिए बात समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए और सवाल लिखा जाए। देखो भाई, तो अब मैं एक साथ सवाल दे रहा हूं, है ना, 3 हो गए, अब एक साथ दे रहा हूं, अब आप फटाफट करिए।
चलिए, तो ये 1 2 3 4 सवाल हैं, है ना। एकदम इस हिसाब से करिए कि एग्जाम में कर रहे हैं +4 -1, है ना। सही होने पे +4 मार्क अलॉट करिए, गलत होने पे -1 करके वीडियो पॉज करके। हो गया भाई, चलो तो इसमें देखा जाए, है ना, कर लिया होगा सबने आंसर। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो जितने भी नेगेटिव चार्ज जिन जिन पोजीशन पर आता है उन सारे जगहों से H को रिप्लेस करके हम लोग क्या बना देंगे, D बना देंगे, है ना। वो D2 में डाला गया है, वो बात अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ नेगेटिव आएगा भाई, ये इनलाइजेबल है तो इन जगहों पर D आ जाएगा, 2 ये हो गए, 2 यहाँ हो गया, ये भी यहाँ पर आएगा। अच्छा, एक यहाँ भी आएगा क्योंकि यहाँ से भी इनलाइजेबल है, ये दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ भी आएगा, है ना। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, दिख रहा है ना, तो एक ड्यूटेरियम यहाँ भी आ जाएगा, और ये वाला नेगेटिव इस पोजीशन पर भी आएगा। बोलो भाई, अभी की एग्जाम्पल हम लोग ना, ये नेगेटिव जब इस पर नेगेटिव आएगा तो वो रेजोनेंस करके इस पर आएगा क्या, है ना, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो जब इस पर नेगेटिव आएगा तो यहाँ वाला H भी D से एक्सचेंज हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये हो जाएगा, 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 ये हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या बेसिक मीडियम में OD माइनस में ये वाला H प्लस भी खींच लिया जाएगा क्या। ऑल्दो यहाँ पर टॉटोमरिज्म नहीं हो रहा, लेकिन क्या आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को OD माइनस में डालोगे तो वो D प्लस सॉरी वो H प्लस नहीं खींच लेगा, उसका खींच लेगा। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से भी H प्लस चला जाएगा और इस पर निगेटिव आएगा। तो मैंने बोला कि जिन जिन पोजीशन पर नेगेटिव आएगा उन पोजीशंस पर आप नेगेटिव हटाकर क्या लगा दोगे, D लगा दोगे। बात समझ में आ गई। तो एक ये भी हो जाएगा, और यहां से भी ये H प्लस निकल सकता है OD माइनस, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर भी H की जगह पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर भी D आ जाएगा। बोलो तो जरा, ठीक है। इस पर मुझे इन दोनों पर थोड़ी बात करनी है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा। फिलहाल आंसर जोड़ के लिख लिया जाए, कितना हो गया भाई, 2 2 4 1 5 6 7 1 8 1 9, है ना, और 2 11, 9 2 11, सही है, कहावत बन रही है। चलो, ये बात समझ में आ गई सबको, और कहीं से तो कोई नहीं निकल रहा है, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं। चलिए ठीक है, इतना ही। अब देखो, इसमें और इसमें कुछ लोगों को डाउट होगा, आज नहीं है तो बाकी लोगों को कल होगा। वो ये होगा कि सर आप बोलोगे कि सर जब ये COOH है, जब मैं इसको बेसिक मीडियम में डाल दूंगा तो ये RCOO माइनस बन जाएगा, ये H प्लस खींच के ये बन जाएगा। वो वापस क्यों आएगा सर, जब ये एसिड है और उसको बेस से रिएक्शन करा दे रहे हैं तो ये सॉल्ट बन जाना चाहिए, बोलिए तो सर ये वापस इस फॉर्म में क्यों रिपोर्ट किया गया है कि यहाँ पर, अब यहाँ पे जब एक्सट्रैक्ट कर लेगा D तो ये RCOOD के फॉर्म में रहेगा, ऐसा क्यों रिपोर्ट किया गया सर। तो ऐसा रहना चाहिए बेसिक मीडियम में, है ना। देखो, क्योंकि ये भी एक इक्विलिब्रिया ही है ना, भले ये बहुत कम फॉर्म में, लेकिन इस पर अब अगर वापस आएगा कोई तो H नहीं आएगा, कौन आएगा, D आएगा। समझ में आ रही है बात। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ऐसा पूछे कि कौन कौन सा H रिप्लेस हो सकता है, इसमें इक्विलिब्रिया की बात नहीं कही कि इक्विलिब्रिया किधर शिफ्टेड होगा, इक्विलिब्रिया मैं कह रहा हूं इधर शिफ्टेड होगा, बट दैट H कैन बी रिप्लेस्ड बाय D, दैट इज द क्वेश्चन, और उसका जवाब मैं दे रहा हूं, समझ के बात ना। तो यहां पर भी D आप रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक डाउट आपके पास ये वाला क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा डाउट जो आपके पास आएगा वो ये आएगा कि सर ROH है और OD माइनस है, और यहां पे बन जाएगा RO माइनस और बनेगा HOD। ये एक एसिड है सर, और यहां पर ये एक एसिड है ना। आप जब देखोगे तो आप देखोगे, कहोगे कि सर एक ये एसिड है और एक ये एसिड है, ये एसिड बेस रिएक्शन है, और वाटर जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है अल्कोहल से, ये बात आपको पता है ना।
नहीं पता है तो आगे कुछ दिन में पता चलेगी कि अल्कोहल से वाटर जो है ज्यादा एसिडिक होता है, और हम लोग पढ़े हैं कि हमेशा एसिड बेस रिएक्शन स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ जाता है, जबकि यहाँ पर स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड की तरफ जा रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम तो सर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, फिजिबल नहीं होगा, ये बात हम लोग जीओसी में पढ़े हैं, इस पर एक्सरसाइज भी किए हुए हैं। तो मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होता ही नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। वहां पर जो सवाल पूछता है वो इस लॉजिक पर पूछता है, बट क्योंकि वाटर का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, मैं डेटा पर अगर जाऊं तो वाटर का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो पीके करीब 15.7 के आसपास है, और इस अल्कोहल का किसी भी नॉर्मल यहाँ पर एलिफेटिक अल्कोहल का जो पीके होता है वो 16-17 के रेंज में होता है। मतलब इससे ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, सही बात है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्गर है? ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा अंतर है। जितना बड़ा अंतर यहां था, है ना, अगर यहां पर भी तो एक प्रोडक्ट वाटर बन रहा था, तो यहां पर भी, और इसका पीके 4-5 के आसपास होता है। जब मैं इस पर ये बात कर रहा हूं कि इक्विलिब्रिया तो रहेगा ही, कम या ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, वही बात यहां पर भी अप्लाइड है कि यहां पर भी ये इक्विलिब्रिया तो रहेगा ही, हाँ फार बैकवर्ड शिफ्टेड जरूर रहेगा, लेकिन ये इक्विलिब्रिया तो रहेगा ही। तो अगर ये इक्विलिब्रिया रहेगा तो ये भी थोड़ा ही सही, ट्रेसेस में ही सही, लेकिन ये क्वांटिटी बन जाएगी, और बन जाएगी तो इस H को रिप्लेस कर देगा D। बात समझ में आई ना? तो इस वजह से, इस तरह से हम लोग यहाँ पर बात सोचते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो इस वजह से यहाँ पर भी D हम लोगों ने जोड़ दिया है, यहाँ पर भी D हम लोगों ने जोड़ दिया है, तो आंसर हो गया है 9 2 11। ठीक है, चलो इसमें देखो आंसर कर दिया। इसमें एक यही H है ना, एक ये रिप्लेस हो जाएगा D से, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, बोलो तो जरा, है ना, यहाँ वाला, फिर यहाँ का जो निगेटिव है वो रेजोनेंस करके यहाँ जाएगा, इधर से भी जा सकता है, तो इन दोनों कार्बन पे निगेटिव आएंगे। और हम लोगों ने बात कही है या समझी है कि जिन जिन कार्बन या पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उन सब के H को रिप्लेस कर दोगे D से, तो इसलिए ये दोनों और एक ये हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर 3। बोलिए भाई, इसकी बात करेंगे तो इसमें 2D यहाँ और 2D यहाँ और 1D यहाँ भी ना, तो 2 2 4 और 1 यहाँ पर 5। बोलो भाई, 7th वाले का है ना, ये सबसे मजेदार सवाल है, ठीक है, इसका आंसर कर लिए सब लोग, देखा जाए तो इसका आंसर होने वाला है 8। क्या आया है? चेक किया जाए। देखो, 2 यहां से D, एक यहां पर, जब यहां नेगेटिव आएगा तो यहां पर नेगेटिव आएगा, यहाँ वाला D, फिर ये नेगेटिव रेजोनेंस करके यहाँ नेगेटिव भेजेगा, दिख रहा है, तो यहाँ पर D, ये हो गया, यहाँ 2D, और कई लोगों का आंसर 2 2 4 और 2 6 ही आया होगा, है ना, और कई लोगों का सही आया होगा कि 2 यहां से भी तो निकल सकता है और ये भी रेजोनेंस से इस ऑक्सीजन पर जाएगा। बोलो भाई, हम लोगों ने बात किया था ना कि जरूरी नहीं है कि इसका अल्फा H ही निकले, अगर वो रेजोनेंस 50 कार्बन तक है तो 50 कार्बन से आएगा, है ना, तो वही केस है कि यहां से भी H प्लस अगर निकालोगे तो निगेटिव यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, है ना, इन पोजीशंस पर इस तरह से रेजोनेंस होते हुए आ रहा है, इसलिए ये सारे H रिप्लेस हो जाएंगे। तो कितना हो गया? 2 2 4 1 5 6 7 1 8। क्लियर हुआ बात? तो ये एक बढ़िया सवाल था, है ना। चलिए, तो एक ये कॉन्सेप्ट था, है ना, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, वो भी बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, वो भी मैकेनिज्म बेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर थोड़ा समझा जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइजेशन एंड रेसुमाइजेशन, रेसुमाइजेशन, ठीक है। देखो आ गया रेसमिक मिक्सचर, है ना, रेसमाइजेशन है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगा, वो रहेगा हर जगह, है ना।
तो टॉटोमराइजेशन एंड रेसिमाइजेशन, सबसे पहले तो एक बार थोड़ा दिमाग पे है ना रिवाइज किया जाए कि भाई व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर। याद है ना, जब हम लोग डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों बराबर बराबर ले लेंगे या किसी सॉल्यूशन में डेक्स्ट्रो लीवो दोनों रहेगा तो उसको हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। तो उसी रेसिमिक मिक्सचर की रेसिमाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं और सवाल पहले समझते हैं कि मान लीजिए एक ऐसा है ना, और यहां पर इसको बेस इम्प्यूरिटी या एसिड इम्प्यूरिटी दोनों में से कहीं पर भी इसको लेटर से रख दिया गया है ना। और ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है। देखो तो ये कायरल सेंटर है, इसके पास एक ही कायरल सेंटर है तो कायरल होगा ही। और ये एक मॉलिक्यूल लिया गया है, लेटर से हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी ले लिया है। डेक्स्ट्रो मतलब ये लाइट को किधर रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और ऐसे कंपाउंड के नाम है ना, जब भी लिखा रहेगा ऐसे कंपाउंड के नाम के आगे डेक्स्ट्रो या प्लस डी या प्लस ऐसे करके फिर इसका आईपीसी नेम लिखा रहता है ना। तो ये अपने आप में ये बता देता है कि ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो ये कंपाउंड है। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि जब इसका टॉटोमराइजेशन होगा या इसको अगर हम लोग एक एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो थोड़ी देर बाद नेट सॉल्यूशन will be optically active or inactive। ठीक है, नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। अब ये सवाल भी जो है, ये सवाल भी किस पर बेस्ड है, मैकेनिज्म पर ही बेस्ड है। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले, इसको समझने से पहले मैं एक बात आपको है ना एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहता हूँ। जीओसी में हम लोगों ने वो बात पढ़ी है ना, और वो बात यहाँ पर यूज आ रहा है क्योंकि जीओसी पढ़े हुए है ना, जमाना हो गया। तो इस वजह से हम लोग क्या, इसको एक बार कॉन्सेप्ट ना वहां पे रिवाइज कर लेते हैं। जरा मुझे बताओ कि अगर आपके पास कोई कार्बेनायन है, यहाँ पर मैं जो कॉन्सेप्ट है ना रिवाइज कर रहा हूं, ये कार्बेनायन है, इस कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। और एक और कार्बेनायन है ना, एक और कार्बेनायन है, इस कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से बताइए। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फटाफट आप बोल दोगे sp3 है। कैसे सर, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। मतलब ये जो कार्बेनायन एग्जिस्ट करेगा, ये कार्बेनायन ऐसे एग्जिस्ट करेगा मेरे हिसाब से, दिख रहा है सबको है ना। ये कार्बेनायन का हाइब्रिडेशन sp3 आपने बताया, तो sp3 मतलब चारों ये जो होंगे आपस में 109 डिग्री 28 मिनट पे जाना चाहेंगे। और ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ये होगा, ये होगा है ना, जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है। और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये नेगेटिव चार्ज होगा। बोलो तो जरा, ये नेगेटिव चार्ज अगर कोई पूछे कि इस कार्बेनायन में ये नेगेटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में होता है, तो आप बता दोगे कि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बेनायन का हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे तो बोलिए कि सर, तो जब यहाँ पे निकाल लिए तो यहाँ अलग से क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि यहाँ वाला कार्बेनायन इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ रेजोनेंस में है। बोलो है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है ना, ऐसा रेजोनेंस होगा क्या? पहले तो बताओ, लोन पेयर से नेगेटिव पाई बॉन्ड की तरफ ऐसा रेजोनेंस होगा ना। तो रेजोनेंस जब हम लोग पढ़े थे, तो अगर आप याद करें कि हम लोगों ने साथ साथ में उसका ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाया था। और ऑर्बिटल डायग्राम इसलिए बनाया था और इसलिए समझा था कि भाई रेजोनेंस होने की जो एक कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये पी ऑर्बिटल जो आपस में कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, ये पी ऑर्बिटल आपस में पैरेलल होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अगर ये दोनों पी ऑर्बिटल, जो इस पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल अगर हम लोग ऐसा मान लें है ना, ऐसा अगर मान लें, तो इसका भी पी ऑर्बिटल ऐसा ही होना चाहिए,
तभी ये इन दोनों के पैरेलल होगा और तभी रेजोनेंस का फिनोमेना हो पाएगा। इस समय ये नेगेटिव चार्ज sp3 में नहीं जाएगा, क्योंकि sp3 में चला गया तो फिर इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है। तो इस वजह से इस बार ये जो p ऑर्बिटल है वो प्योर p ऑर्बिटल, सॉरी, इस बार ये जो नेगेटिव चार्ज है वो प्योर p ऑर्बिटल में है। बात समझ आ गई? और प्योर p ऑर्बिटल की वजह से ये यहां पर रेजोनेंस कर पा रहा है। क्लियर बात है ना? तो जब कोई कार्बेनाइन रेजोनेंस में होता है या लोन पेयर, कार्बेनाइन ना कह के कंप्लीट एकदम बात करी जाए, तो जब भी कोई कार्बेनाइन या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर अगर रेजोनेंस में होता है तो पक्का वो प्योर p ऑर्बिटल में होता है, तभी वो रेजोनेंस कर सकता है। समझ गए बात? ये बात समझ में आ गई सबको? तो यहां पर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये नेगेटिव चार्ज किसमें है भाई? प्योर p ऑर्बिटल में, तभी यहां पर रेजोनेंस हो पाएगा। अब देखो कि ये दोनों p ऑर्बिटल अगर ऐसे होते, इस डायरेक्शन में होते, किसी एक ही डायरेक्शन में होंगे, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसा भी सोच सकते हो सर ये इधर क्यों नहीं होंगे, भाई कहीं भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों इस डायरेक्शन में है तो ये p ऑर्बिटल ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे, क्योंकि ये तो सिग्मा बॉन्ड है ना, तो ये घूम के ये भी ऐसे हो जाएगा, लेकिन रेजोनेंस करने के लिए रहेगा इन दोनों के पैरेलल ही हमेशा। समझ के बात ना? तो ये कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर आपको एक बार, है ना, इस कॉन्सेप्ट को जिंदा करना था। तो ये बात क्लियर हुई सबको, है ना, कि अगर रेजोनेंस में नहीं है तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है और ये sp3 है, अगर रेजोनेंस में है तो वो sp2 है और p ऑर्बिटल में है। चलिए इतनी बात आई समझ में? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि ये भाई अपना, अच्छा ये जो मैं लिखा हूं ये भी आपको नोट करना है कहीं जगह देखकर, ठीक है? एक बार आपने किया हो भले, लेकिन जितनी बार जहां जहां आएगा उतनी बार आप वहां वहां लिखेंगे, है ना? तो ये बात समझ में आ गई सबको? ऐसा है ना? अब देखो, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, सवाल क्या है कि ये जब इसको एसिडिक या बेसिक इंप्योरिटी में डाल दिए तो ये, है ना, रेसमाइल जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आप बोल सकते हो सर इसमें तो इनॉल बन जाएगा, है ना, इसमें से यहाँ H निकलेगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो इनॉल बन जाएगा, तो इनॉल में ये कार्बन कायरल नहीं रह जाएगा। बोलो भाई, अगर आप इसका इनॉल बनाएं तो आप ऐसे बना सकते हो CH3 CD3 डबल बॉन्ड C OH, यहाँ पर H, आप ऐसा बना सकते हो। और जब आप ऐसा बना दोगे तो बोलोगे सर ये कायरल नहीं है, ये इनॉल बन गया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जरा एक बार फिर से सोचो यहाँ पर कि किसी मोनोकार्बोनिल या किसी भी इन जनरल कार्बोनिल की बात करें, मोनोकार्बोनिल की, तो उसका इनॉल परसेंट कितना ज्यादा रहता है? बहुत कम रहता है, 2% से भी कम रहता है। तो किसी भी समय ये तो 2% रहेगा, बाकी 98% तो ये रहेगा ना। मान लिया कि ये 2% है तो ये 98% रहेगा, नहीं? तो अब अगर ये 98% रहेगा तो इन नेट सॉल्यूशन की बात हो रही, मतलब इन दोनों को इंक्लूड करते हुए, तो बोले सर ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रिया है ना, तो हम लोग को कहां सोचना है? मैकेनिज्म में सोचना है। चलिए इतनी बात आई समझ में? तो अब इसमें लेट अस से कि यहाँ पर अब मैकेनिज्म अगर हम लोग लिखे तो होगा क्या कि यहाँ से H+ खींचा जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कुछ ऐसा C, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पर CD3, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ऐसा हो जाएगा। और इसका एक रेजोनेंस आप ऐसा बनाओगे तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पर CD3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर O-, यहाँ पर H, है ना, इनोलेट आयन बन गया। और सॉल्वेंट से ये जो है ये H+ एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर इस तरह का अपना इनॉल फॉर्म बना देगा। बोलो तो जरा, है ना, इनॉल फॉर्म ऐसा बना देगा, ठीक है? इनॉल फॉर्म बन गया। अब यहाँ से, लेकिन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ये तो इक्विलिब्रिया है, अब यहाँ से फिर से H+ निकलेगा, फिर हम लोग यहाँ पहुंचेंगे, फिर हम लोग यहाँ पहुंचेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे। तो जब अब इस बार जब यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो उसके D फॉर्म में पहुंचेंगे कि L फॉर्म में पहुंचेंगे? बात आई समझ में ना क्या मैं बात कर रहा हूं? तो अब इस बात को समझने के लिए
मुझे बताओ जरा कि क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है इसके साथ? बिल्कुल है। तो अगर इस पाई बॉन्ड के साथ ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है तो ये नेगेटिव चार्ज कौन से ऑर्बिटल में होगा? प्योर पी ऑर्बिटल में होगा। अभी बात की हम लोगों ने। इसके डायरेक्शन को लेकर परेशान नहीं हो गया। अगर इसके दोनों के पी ऑर्बिटल है ना, अगर ऐसे होंगे तो ये भी पी ऑर्बिटल ऐसा होगा। अगर ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आपको बोर्ड के प्लेन पे बना दिख रहा है, वो अगर बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन पे होगा तो इसके दोनों पी ऑर्बिटल अब और बिलो होंगे, तो ये वाला पी ऑर्बिटल भी अपने आप को अबो बिलो ओरिएंट कर लेगा। समझ गए? लेकिन कुल मिलाकर इसमें रेजोनेंस तो हो ही रहा है और होगा ही। तो ये बात पक्का है कि इस दोनों के पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल आपस में रेजोनेंस में होगा ही होगा। क्लियर बात? तो अगर ये रेजोनेंस में है, ठीक है, तो इसलिए प्योर पी ऑर्बिटल में है। तो अब अगर इसका मैं एक और थोड़ा सा अगर ठीक डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, है ना, आप अलग से बनाएंगे कॉपी पे, अगर मैं इसका और एक ऐसा डायग्राम बनता दिखाऊं, लेट अस से कि ये हो गया अपना CH3 और ये हो गया अपना CD3 और ये p ऑर्बिटल यहाँ पर ऐसा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो H, ऐसा है कुछ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? या एक काम करते हैं, हम लोग इसको अलग से ही बना लेते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए और इसको यहां पर मैं इसको अलग से बना लेता हूं। ठीक है, इसके ओरिएंटेशन पे हम लोग ज्यादा नहीं जा रहे हैं। हम लोग को पता है कि इसका पी ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल के पैरेलल ही होगा। तो ये सिचुएशन हो गई है। ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज पर, है ना, जब ये यहां से वापस जाएगा, वापस आते हैं मैकेनिज्म पे, जब इस नेगेटिव चार्ज बन गया, इससे इनॉल बन चुका है, इनॉल से वापस आ चुका है, यहां बन चुका है, और जब ये यहां से वापस जाएगा, है ना, तो अब मुझे बताओ कि H प्लस कहां एब्स्ट्रैक्ट होगा? इसी पर, इसी p ऑर्बिटल पर। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये मॉलिक्यूल अब दिख रहा है कैसे मैंने बना दिया है? मैंने इतना पोर्शन ऐसे बना दिया है ना, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये बॉन्ड इस प्लेन पर, ये पीछे, ये आगे, इन तीनों को जोड़ दोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा, और जो p ऑर्बिटल होगा वो उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर वाला रहता है sp2 में। sp2 में जो p ऑर्बिटल बचा होता है वो इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये बात पता है अपने को। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब यहां पर जब H एब्स्ट्रैक्ट होगा, है ना, तो जरा मुझे बताओ, यहां पर जो वाटर से H एब्स्ट्रैक्ट होगा वो ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है, क्योंकि इतना हिस्सा ऐसे इस प्लेन पर है, p ऑर्बिटल ऐसा है प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, नहीं, आधा लोब प्लेन के ऊपर है और आधा लोब प्लेन के नीचे। दिखाई दे रही बात? तो H अगर ऊपर से जुड़ा, ऊपर से जुड़ सकता है, या H जो है वो नीचे से आके जुड़ सकता है। तो ऊपर से जुड़ने पर जब ये H यहां से आके जुड़ना शुरू होगा, तो जब ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। तो sp3 होने के लिए इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के साथ, या इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के साथ, या इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के साथ कितना एंगल होना चाहिए आपस में? 109 डिग्री होना चाहिए। तो जब, अब इमेजिन करो कि ये p ऑर्बिटल है, तो जब ऊपर से H आके जुड़ेगा तो ये दोनों मिथाइल और ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये सब किधर झुक जाएंगे? नीचे। तभी ना टेट्राहेड्रल बनेगा भाई। तो जब ये नीचे झुक गए और ऊपर से H आके जुड़ गया तो ये sp3 हो गया ये वाला कार्बन। ठीक है, ये नीचे झुक गए 109 डिग्री बनाने के लिए। लेकिन अगर ये H नीचे से आके जुड़ेगा इसी p ऑर्बिटल में, फिर से देखो, अब ये जब नीचे से आके जुड़ेगा तो अब बताओ इस बार ये किधर जुड़ेगा? ये किधर उठेगा? ये उठेगा ऊपर। क्यों भाई? क्योंकि नीचे से आ रहा है इस बार H, तो इधर सिग्मा बनने वाला है, तो ये तीनों किधर उठ जाएंगे? ऊपर उठ जाएंगे, और ऊपर उठ जाएंगे तो अब इनके बीच में एंगल कितना होगा? 109 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? तो जरा मुझे बताओ कि दोनों तरह से जुड़ने में क्या डिफरेंस हुआ? दोनों sp3 बने, है ना, डिफरेंस क्या हुआ? सोचो, डिफरेंस यही हुआ कि ऊपर से जुड़ेगा तो इसका ये कायरल हो जाएगा और एक फॉर्म बनेगा, डेक्स्ट्रो या लिवो,
और जब नीचे से जुड़ेगा और जब ये ऊपर हो जाएगा तो ये दूसरा फॉर्म जुड़ेगा, डेक्स्ट्रो या लीवो, है ना। मेरी बात समझिए, याद करिए, ये कायरल कार्बन था H D, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर लेट अस से, है ना, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर CD3 ऐसा कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर लेट अस से मैं CHO लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो जब ये यहां से जुड़ा तो ये तीनों नीचे झुक गए, ऐसे हो गए, है ना, ऐसे हो गए, और इसका एक फॉर्म। और मान लीजिए अगर ये नीचे से जुड़ता, मान लीजिए नीचे जुड़ता मतलब मैं H को यहां बना दूं और इसको यहां बना दूं, यही ना अंतर कर रहा है। अगर मैं ऊपर से जोड़ रहा हूं तो एक बॉन्ड पे जोड़ रहा हूं, दूसरे नीचे से जोड़ रहा हूं तो दूसरे बॉन्ड पे जोड़ रहा हूं। तो दूसरे बॉन्ड में मतलब इससे हटाकर H यहां जोड़ दे और CHO यहां जोड़ दे, तो अगर आप एक एक्सचेंज किए तो इस कायरल कार्बन पे डिफरेंस क्या हुआ? इस कायरल कार्बन पे डिफरेंस यही हुआ कि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो मतलब ये कि अगर H ऊपर से आके जुड़ेगा तो ये एक फॉर्म बनेगा CH3 CD3 CHO, और अगर ये नीचे से आकर जुड़ेगा तो दूसरा फॉर्म बनेगा CHO। और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं, जरा देखो ध्यान से, बन रहा है क्या? ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो अगर ये वाला फॉर्म डेक्स्ट्रो था, ये वाला फॉर्म अगर डेक्स्ट्रो था तो ये वाला फॉर्म क्या होगा? लीवो होगा, ठीक है। थोड़ा डायग्राम में गड़बड़ी हो गई है ना, यहाँ CH3 यहाँ CD3 था, जो भी रहा है, लेकिन एक डेक्स्ट्रो होगा तो एक लीवो होगा, ये बात श्योर है। बोलो भाई, मैं अगर आई थिंक यही डेक्स्ट्रो होगा, सो करेक्ट कर दिया जाए, और ये वाला है ना लीवो कर दिया जाए, ठीक है। इसको चेक करना है ये क्या होगा। CH3 ऊपर, CD3 इधर, एक एक्सचेंज किए, ये लेवो हो गया, ठीक है, ठीक है। ये वाला डेक्स्ट्रो है, ये वाला लेवो है, बात समझ में आई? तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो एक डेक्स्ट्रो है तो एक लेवो है, समझ में आई ना बात? तो ये दोनों कितना बनेंगे आपस में, है ना, जितना पॉसिबिलिटी ऊपर से अटैक करने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी नीचे से अटैक करने की है। तो जितना भी परसेंट ये इससे कीटो फॉर्म बनेगा, 98% हम लोगों ने बात की थी, तो उसका 50% ये और 50% ये बनेगा, मतलब नेट सॉल्यूशन जो होगा वो अपने पास रेसिमिक मिक्सचर होगा। बोलिए जरा, ये बात आई समझ में ना? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, है ना। तो जितना वो उतना ही ये, और नेट सॉल्यूशन विल बी, बचा हुआ बाकी 98% इन दोनों को मिलाकर है, और 2% के आसपास अपना मान लो कि इनॉल है। तो इनॉल तो एक आरएल है ही, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इन दोनों को मिलाकर नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? तो वही बात हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉटोमराइजेशन एंड रेसमाइजेशन, है ना। अब एक बार मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कुछ जो कॉमन डाउट्स उठ रहे होंगे दिमाग में उस पर बात करते हैं। पहली बात कि ये वाला अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन था यहाँ पर, और अल्फा कार्बन जो था वो कायरल था, तो उसके टॉटोमराइजेशन से, है ना, उसके टॉटोमराइजेशन से रेसिमिक मिक्सचर बना है। ये नहीं कि बीटा कार्बन कायरल है, अल्फा नहीं है, बीटा कार्बन कायरल है और वहां पे भी आप रेसिमाइज करा दो, वहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां वाला H निकलेगा ही नहीं ना, वो टॉटोमराइज करेगा ही नहीं, बीटा वाला करेगा ही नहीं। अल्फा पे पोजीशन पे होगा तभी टॉटोमराइजेशन एंड रेसिमाइजेशन सोचेंगे। क्लियर बात? इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां पर हम वापस आते हैं, कुछ लोग को थोड़ा सा डाउट होगा, बोला सर कि ये जैसा बना है आपने, ये तो वैसा बनाया नहीं, इसमें तो दूसरी तरह से बन रहा है। देखो भाई, इस ये तो रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, मुझे बताओ कि इस कायरल एटम का फिशर प्रोजेक्शन कितने तरीके से बनाना सीखे थे हम लोग? बहुत सारे तरीके ना, आप इधर से देख लो, आप इधर से देख लो, आप इधर से देख लो, आप पीछे से देख लो, बहुत सारे तरीके पढ़े हैं ना हम लोगों ने। तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन ये है और उसके मिरर इमेज का रिप्रेजेंटेशन ये है। इसमें ये परेशान नहीं हो सर ये वाला तो H3 इधर था, ये नीचे था, ऊपर था, उससे कोई अपने को लेना देना नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग बस बात समझ रहे हैं कि भाई अगर ये ऐसा है और अगर ये इधर से आएगा तो एक फॉर्म बनेगा और इधर से आएगा तो दूसरा फॉर्म बनेगा। इसको चाहूं मैं तो इसी फॉर्म में बना सकता हूं, बना नहीं सकते हैं? CH3 यहां कर दो, CD3 यहां कर दो,
यही बन गया। तो इसमें से अगर एक एक्सचेंज करके ये बना दिए तो डेक्स्ट्रो बन जाएगा, दिख रहा है ना। और अगर इसमें इसमें आप क्या कर दो, CD3 इधर कर दो, H इधर कर दो, या लेट अस से CH3 इधर कर दो, CD3 इधर कर दो, तो एक एक्सचेंज किए डेक्स्ट्रो का क्या बन जाएगा, लिवो बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझिए कि ये फिशर प्रोजेक्शन है इसका, और उसको हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। तो वो इधर क्यों है सर, वो उधर क्यों है, वो बात नहीं समझना। देखो बात समझना है कि यहां से दो रास्ते हैं, क्योंकि प्योर पी ऑर्बिटल है, एक पे जुड़ेगा तो एक फॉर्म बनेगा, दूसरी तरफ से जुड़ेगा तो दूसरा फॉर्म बनेगा, और वो दोनों एग्जैक्टली बराबर बराबर बनेंगे। क्लियर इनफ। चलिए, तो ये है ना टॉटमराइजेशन एंड रेसमाइजेशन कॉन्सेप्ट है। अब इस पे थोड़ा सवाल किया जाए, है ना। इसको सब लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन किया जाए। चलो क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following racemizes which of the following racemizes in small amount of acidic or basic impurity, which of the following racemizes in small amount of acidic और बेसिक इम्प्योरिटी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, एसिडिक या बेसिक इम्प्योरिटी का मतलब एसिड या बेस कैटलिस्ट में, है ना। तो इनमें से कौन कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो रेसमाइज हो जाएगा एसिडिक या बेसिक इम्प्योरिटी में। चलिए ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेसमाइजेज इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटी। ठीक है, देखो जरा, तो पॉज करके फटाफट कर लीजिए, फिर मिला जाए। देखो कर लिया है। देखो यहां पर इसमें ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कायरल नहीं है, क्योंकि इस पे दोनों हाइड्रोजन है ना। तो ये अभी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जो टॉटमराइजेशन होगा वो यहीं से होगा, तो कायरल सेंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, तो ये रेसमाइज नहीं करेगा। क्लियर हुआ सबको, है ना। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कि यहां पर जो अल्फा पोजीशन पर एच होगा, अगर वो कायरल होगा तभी रेसमाइजेशन की बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो बात वहीं पर खत्म कर देंगे, है ना। चलिए इसकी बात करें, तो इसमें देखो ये वाला कायरल है क्या, बिल्कुल है। यहां से एच निकलेगा तो ये रेसमाइज कर जाएगा, है ना, कर जाना चाहिए। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये भी कायरल है, ध्यान से देखो, दोनों कायरल है, तो इस पर कोई चेंज नहीं होगा, इस पर चेंज हो जाएगा। जैसे याद दिलाऊं आपको कि मान लीजिए, याद करिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मान लीजिए कि ये अपने आर में है और ये भी आर में है। बहरहाल मैं सिर्फ लिख रहा हूं, है ना, आप कर सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन बना हुआ है। तो मान लीजिए कि ये आर है और ये वाला भी आर है, तो जब इसका जो दूसरा, जब ये इनॉल घूम फिर के जब वापस आएगा तो दूसरा फॉर्म जब बनेगा, तो ये वाला कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, आर ही रहेगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आर भी हो सकता है तो यही बनेगा, और एस भी हो सकता है तो क्या बनेगा, एस भी बन जाएगा। तो दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, एक वापस आने पर ये मिलेगा और एक ये मिलेगा।
क्लियर? तो ये मिला आर आर और आर एस, और इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है बताओ मुझे जल्दी। आर आर का मिरर इमेज क्या होता है? एस एस, जबकि यहां पर मिला क्या है आपको? आर एस, क्योंकि इसका टॉटोमराइजेशन नहीं होने वाला। क्लियर हुआ ना बात? तो इस वजह से ये दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? फिर से भूलो नहीं, डायस्टीरियोमर्स है। फिर से वो कॉपी जहां पर हम डायस्टीरियोमर्स पढ़ाए हैं, है ना, फिर से वो कॉपी वहां पे रिवाइज करो, है ना, नॉमेनक्लेचर वाली बात, है ना, कि अगर आर आर का उल्टा एस एस होगा तो एनेंटियोमर, और आर आर का उल्टा अगर आर एस मिले या एस आर मिले तो वो डायस्टीरियोमर्स। तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे, और डायस्टीरियोमर्स होंगे इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन नहीं होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? एनेंटियोमरिक पेयर होना चाहिए, तभी तो रेसिमिक बनेगा। बोलो भाई, ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड वाले में केवल यही कायरल सेंटर है और यहां पर H है ना, तो यहां पर H है तो ये टॉटोमराइज यहां से कर जाएगा, है ना। तो एक बार CH3 अबव आया है, और एक बार अगर आप बनाओगे तो मेरे हिसाब से ऐसा भी आएगा क्या? दूसरा जो इसका फॉर्म बनेगा, जो कीटो फॉर्म बनेगा वैसा आएगा। अब जरा मुझे बताओ कि क्या ये और ये आपस में मिरर इमेज है? बिल्कुल है, क्योंकि एक ही कायरल सेंटर था। इस मॉलिक्यूल के आगे मिरर रख दो, तो इस मॉलिक्यूल के जब आगे मिरर रख दोगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। सी डबल बॉन्ड हो तो प्लेन, इतना रिंग तो प्लेन में है, प्लेन में दिखा दोगे। ये आपकी तरफ है तो मिरर किधर बनाएगा? मिरर बाहर है तो मिरर किधर किधर बनाएगा? इसको पीछे की तरफ, है ना। याद आ रही है बात? अगर आप मिरर की तरफ बनाओगे तो मिरर इसको पीछे की तरफ बनाएगा, तो ऐसा दिखेगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? मिरर इमेज हो गए। तो ये रेसमाइज कर गया, नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इतनी बात आई समझ में? फिर देखो फोर्थ वाला, इसमें क्या होगा? इसमें देखो ये वाला भी कायरल है कार्बन, ये वाला, और ये वाला कार्बन कार्बन भी कायरल है। तो केवल यहां पर एक बार ऐसा और एक बार ऐसा बनेगा, यहां पर तो ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि यहां पर H ही नहीं, H नहीं है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? फिक्स्ड रहने वाला है। बोलो भाई, तो अगर ये फिक्स्ड रहेगा तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, तो भी क्या बनेगा? डायस्ट्रोमर्स बनेंगे। ये फिक्स्ड, ये अबव एक, और दूसरा कौन सा बनेगा बताओ मुझे? दूसरा अगर बनाएंगे तो ये डबल बॉन्ड हो, ये वाला मिथाइल यहां पर अबव ही, पीएच किधर? बिलो, और यहां पर मिथाइल किधर बना दोगे? बिलो बना दोगे। मुझे बताओ ये दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? पहचानो, है ना। ये दोनों आपस में क्या है? डायस्टेरोमर्स है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है, केवल इसी का चेंज है। तो वही बात हो जाएगी आर आर और आर एस, है ना। ठीक है, तो ये रेसमाइज नहीं करेगा, ये वाला रेसमाइज कर गया था। ये वाला केवल एक इसकी बात करें, यहीं से टॉटोमराइजेशन होगा और यहां पर एक एच होगा यहां पर, तो एक बार ऐसा, और जब वापस आएगा घूम फिर के तो जो मिथाइल होगा वो बिलो चला जाएगा और H जो है वो अबव बन जाएगा। तो ये इसका मिरर इमेज है, तो ये रेसमाइज कर गया। बोलिए भाई, नहीं किया। क्यों नहीं किया? करेक्ट, क्योंकि ये कायरल ही नहीं है। लिखा ना, सही बात, क्योंकि ये कार्बन कायरल नहीं है। ध्यान से देखो, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों तरफ से वैलेंसी जो है सेम है, तो ये कायरल था नहीं और कायरल बनेगा नहीं। इसको पलट दोगे तो यही बन जाएगा। तो ये रेसमाइज पूछा जाए तो नहीं किया। क्या रेसमिक मिक्सचर बना? नहीं बना। रेसमिक नहीं बना तो रेसमाइज नहीं किया। बात समझ में आ गई? तो इसका नहीं होगा। इसमें बात करें तो एक ये कायरल है और एक ये कायरल है, तो केवल यहीं पर चेंज होगा, यहां पर चेंज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टॉटोमराइजेशन ही नहीं होगा। तो फिर वही बात कि केवल इसका चेंज होगा, इसका नहीं होगा, तो ये भी डायस्टीरियोमर्स ही बनाएंगे। बोलो जरा, है ना। एक बार चेक करिएगा आराम से, इसको कॉपी पे बना के डायस्टीरियोमर्स ही बनेंगे। समझ में आ गई ना कैसे इसका कुछ सवाल आता है? चलो, तो आगे बढ़ा जाए, है ना। एक चीज और देख लो, फिर उसके बाद
ठीक है, अब एक चीज फटाफट देख लिया जाए, लिखो अदर टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म, अदर टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म, है ना। हम लोगों ने एक फॉर्म पढ़ा है कीटो फॉर्म, है ना। और फॉर्म अगर देखें, है ना, बहुत सारे तरह के मॉलिक्यूल में हो सकता है ना। एक चीज जरा समझा जाए, देखो एक होता है, और टाइप्स की बात करें तो एक होता है नाइट्रो, एसी नाइट्रो टॉटोमरिज्म, है ना, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमरिज्म, है ना। देखो जैसे ये एक नाइट्रो ग्रुप है ना, और यहां पर भी टॉटोमराइजेशन होगा। इस एन डबल बॉन्ड ओ के अल्फा पोजीशन पर एक कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है, लगभग वही फंक्शनल फीचर है, सी डबल बॉन्ड ओ वहां रहता था, यहाँ पर एन डबल बॉन्ड ओ है ना। तो कोई फर्क नहीं है, ये भी H एसिडिक होगा, यहाँ से H प्लस निकला, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, H निकल कर O से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N, यहाँ OH, यहाँ पर ऐसा। तो ये नाइट्रोफॉर्म हुआ, और इसको हम लोग एसी नाइट्रोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। बस ये बात, बस ज्यादा डिटेल में नहीं, बस ये समझना है कि यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, बस आपको बताना है। तो सेम फंक्शनल फीचर है, कोई नई बात नहीं है। जरा देखो इसमें एक और तरीका है जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसो ऑक्सीमिनो, नाइट्रोसो ऑक्सीमिनो फॉर्म, है ना। जरा देखो यहाँ पर नाइट्रोसो ग्रुप जानते हैं क्या होता है, NO ग्रुप को नाइट्रोसो बोलते हैं, तो ये हो गया अपना नाइट्रोसो, है ना। अब देखो इसमें भी N डबल बॉन्ड O है, यहाँ से H प्लस निकला, ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ से गया, ये बॉन्ड इधर गया, H आकर यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आ जाएगा कौन, OH। बात समझ में आई, है ना। अब देखो इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो एक होता है इमीन एनामीन टॉटोमरिज्म, इमीन एनामीन टॉटोमरिज्म। इमीन फंक्शनल ग्रुप समझते हैं, देखो कार्बन से अगर CH2NH2 होता तो उसको अमीन बोलते हैं, या C और N डबल बॉन्ड है तो इसका फंक्शनल नेम हो गया इमीन। तो ये भी C डबल बॉन्ड O के जैसा है, तो यहाँ से H प्लस निकला, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, और यहाँ पर भी बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ जाएगा NH2, है ना। तो ये है एल्कीन का इन और अमीन, तो इसीलिए इस फंक्शनल ग्रुप का नाम हो गया एनामीन। कहानी आ रही है समझ में ना, तो यहाँ भी टॉटोमराइजेशन हो जाएगा। उसी तरह से एक और है, देखो उसमें है एमाइड इमाइड, है ना, एमाइड इमाइड टॉटोमराइजेशन। देखो जरा RC डबल बॉन्ड O NH2, ये हो गया अपना अमाइड फॉर्म, है ना। और इस नाइट्रोजन से C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, यहाँ से H जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, H आकर यहाँ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा RC, यहाँ OH डबल बॉन्ड NH। तो ये हो गया इमाइड फॉर्म या इमाइडॉल फॉर्म भी बोलते हैं, है ना, दोनों एक ही बात है। तो अमाइड फॉर्म या इमाइड फॉर्म या इमाइडॉल फॉर्म, ठीक है। तो सेम लगभग फंक्शनल फीचर है ना, बड़े आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इस पे एक दो छोटे मोटे सवाल हैं, पोस्टर में भी हैं अपने, और नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा सवाल करके फिर आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है।